Okay, see, after that first chapter, Introduction to Strategic Cost Management, which was completely theory, and we had some concepts in that chapter. We are beginning with another chapter. Also, in this chapter, we have some few concepts. Four or five concepts we will be doing in this chapter, and these are recent concepts that are added in costing. Okay, these are a few concepts that are recently added in costing area field. Okay, so let us begin with product life costing, that is life cycle costing, also known as life cycle costing. अ, आपको मैंने जब फर्स्ट चैप्टर करवाया था ना, उसमें मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताया था। यानी कि जब हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में बताया था ना, वैल्यू एनालिसिस का कॉन्सेप्ट याद है सबको? जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे कल, उसमें हमने वैल्यू इंजीनियरिंग, जिसका हम वैल्यू एनालिसिस करके भी उसको डिनोट कर सकते हैं। तो वैल्यू एनालिसिस में मैंने आपको क्लियर किया था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यूज होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट। अब वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है? प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है, मतलब उसको उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, अगर आप ये पिक्चर में देखेंगे ना, ये डायग्राम में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैंने कल आपको थियोरेटिकली बताया था ना, वहाँ वो अब यहाँ पर डायग्रामेटिकली बना हुआ है। प्रोडक्ट की ना फोर स्टेजेस होते हैं, फोर स्टेजेस, जिसको बोलते हैं पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेज होता है ग्रोथ, नेक्स्ट स्टेज होता है मैच्योरिटी, मतलब बूम पीरियड होता है ये, जिसमें आपका प्रोडक्ट बिल्कुल हाईएस्ट रेंज पे होता है। और फिर लास्ट आपका होता है डिक्लाइन स्टेज, जब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका प्रोडक्ट न्यू न्यू है, अभी तक आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो सबको नहीं पता होता ना तब। इसीलिए आप ये जो कर्व देखेंगे ना, वो नीचे से ऊपर जा रहा है पहले। देखो, धीरे धीरे वो नीचे ही है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ग्रोथ पीरियड में उसका ऊपर जाना, मतलब अभी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है ना, नोन हो रहा है। अभी लोग जान रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, और आपकी भी एक अच्छी ब्रांड है। ठीक है ना? तो कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, जब वो बिगिनिंग स्टेज पे होता है ना, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। मतलब अभी लोगों को जानकारी में आ रहा है, इंट्रोडक्शन मतलब आपने लॉन्च किया। उसके बाद ग्रो पीरियड, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि उनकी जानकारी में आ गया। मैच्योरिटी मतलब आप प्रोडक्ट हाईएस्ट पीक तक जब पहुंच जाते हैं। हाईएस्ट पीक यानी कि मतलब प्रोडक्ट जब भी हाईएस्ट सेल होता है। ये देखो, सेल्स भी अगर आप देखोगे ना, तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी सेल्स है ना बिल्कुल हाईएस्ट पहुंच जाती है। उससे उस प्रोडक्ट को जब भी हाईएस्ट सेल्स मिलती है ना, तब उसे कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। और मैच्योरिटी स्टेज के बाद वो धीरे धीरे प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन कब होता है? जब कॉम्पिटिटर नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं, सब्स्टिट्यूट। अभी समझो आपने आईफोन बनाया है, ठीक है, आपके आईफोन की कंपनी है। अब आईफोन को टक्कर देने वाला कोई एक प्रोडक्ट आ गया, कोई फोन आ गया। जैसे वन प्लस पकड़ लो, उसने कैमरा को बीट किया आईफोन की। प्लीज म्यूट करो अभिजीत, बेटा म्यूट। ओके, तो आपका जैसे प्रोडक्ट हाईएस्ट पीक तक पहुंचा ना, उसके बाद कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में। अभी जैसे एयरटेल बहुत चल रहा था, ठीक है, एयरटेल और वोडाफोन बहुत चल रहा था। तो जैसे जियो ने आकर टक्कर मारा मार्केट में, फ्री 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 करके उन्होंने सेल्स कर दी मार्केट में, अपने अपने सिम कार्ड की, अपने फोन्स की। तो जियो आ गया मार्केट में, तो वैसे ही एयरटेल डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए कि ये चार स्टेजेस में कैसे एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल घूमता है। अब इसके बाद आपको अगर अपना सेल्स बढ़ाना है, डिक्लाइन के बाद वापस आपको अपना सेल्स बढ़ाना है, तो बढ़ सकता है। लेकिन आपको लोगों को कुछ नया देना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव देना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आया समझ में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? Yes. हाँ। अब Yes, प्रोडक्ट ma'am. लाइफ साइकिल में भी ना टू डिफरेंट कॉस्ट, दो तरीके की कॉस्ट को, ऐसे तो बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर, प्रोडक्ट को बनाते समय उसकी लाइफ, ड्यूरिंग इट्स लाइफ, हम उसके ऊपर खर्चा करते हैं। देखो, डिफरेंट स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर एज फॉलो। एक एक
हम लोगों को एक ये भी अवेलेबल है कि आप स्टार्टिंग से लेकर अगर एंड तक देखेंगे तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इतने स्टेजेस में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला, कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन स्टेज। मतलब सबसे पहले तो आप ये सोचते हो ना कि मुझे अपना प्रोडक्ट कैसे बनाना है। शैम्पू बनाना है आपको, ठीक है, आपका कंपनी है ना, ट्रेसमे कंपनी है, उसमें शैम्पू बनाने के लिए आपको एक इंग्रेडिएंट्स डिजाइन सोचना पड़ेगा कि शैम्पू का आउटलुक कैसे होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे होना चाहिए। अच्छा, ड्राई हेयर के लिए कैसे बनाना है, सॉफ्ट हेयर के लिए, लेंदी हेयर के लिए, कर्ली हेयर के लिए, प्लेन हेयर के लिए, ठीक है। तो आपको डिजाइन सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज मतलब बनाने के बाद उसको कैसे डेवलप करना है, ठीक है, कैसे उसको प्रोसेस में लाना है। ये डेवलपमेंट का मतलब वो नहीं है कि आपने जो गलत चीज को सही किया, डेवलप किया, ये वो डेवलपमेंट नहीं है। ये वो डेवलपमेंट है कि आपने पहले कॉन्सेप्ट सोच लिया, डिजाइन सोच लिया, उसके इंग्रेडिएंट सोच लिए, अब उसको प्रोसेस में लाना कैसे है, बनाना कैसे है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। अब प्रोडक्ट बन गया तो थर्ड में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करोगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसे यूज करके देखिए। थर्ड फोर्थ स्टेज में ग्रोथ। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगता है, ग्रोथ मतलब अभी धीरे धीरे लोगों को पता लग गया, तो आपका प्रोडक्ट दिखना शुरू होता है, चल चल पड़ा मार्केट में, जब चल पड़ता है ना प्रोडक्ट, उसे कहते हैं ग्रोथ फेज। नेक्स्ट होता है मेच्योरिटी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा जब भी हाईएस्ट सेल्स को पकड़ता है ना आपका प्रोडक्ट, उसको कहते हैं मैच्योरिटी फेज। और उसके बाद होता है डिक्लाइन फेज। अब देखो, डिक्लाइन फेज है ना, ये वही सेम है जो नीचे मैंने आपको बताया डायग्राम में। डिक्लाइन फेज तब होता है जब आपके प्रोडक्ट को कंपटीशन देने के लिए, जब मार्केट में कोई सब्सटीट्यूट आ गया। अब जरूरी थोड़ी ट्रेस में ही एक शैम्पू है जो मैं खरीद सकती हूँ मेरे कर्ली हेयर के लिए, नहीं। अब तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है ना, लैक्मे कंपनी ने भी निकाला हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिक्लाइन स्टेज के लिए, डिक्लाइन स्टेज तब आती है एक प्रोडक्ट के लिए जब अ, अ, कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आता है और वो बेटर कोई प्रोडक्ट ऑफर करता है या सब्स्टिट्यूट ऑफर करता है कम प्राइस पे लोगों को, तब मेरे प्रोडक्ट को डिक्लाइन मतलब सेल्स है ना डिक्लाइन होती जाती है, कम होती जाती है। अच्छा, लास्ट स्टेज होती है विड्रॉवल, डिस्पोजल फेज। अभी आपने देखा होगा, मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपने देखा होगा जब है ना हमारे घर पे अब तो देखो डीवीडीज और डीवीडी प्लेयर्स नहीं चलते हैं, आपने देखा है अभी कोई डीवीडी प्लेयर यूज करते हैं? हाँ। देखा है आपने? बहुत कम, बहुत कम। अब देखो डीवीडी प्लेयर्स नहीं चलते हैं, बहुत कम चलते हैं, बहुत स्पीकर्स। कम, ना के बराबर। या फिर आप वो टेप रिकॉर्डर देख लीजिए, हमारे पास वो टेप रिकॉर्डर होता था, हम लोग उसमें टेप डालते थे, कैसेट कैसेट डालते थे और वो सॉन्ग सुनते थे उसमें, ठीक है। हाँ, और एक और एग्जांपल ले लीजिए कैमरा का। पहले वो हैंडी कैमरा आती थी, छोटी हैंडी कैमरा, उसको क्या बोलते थे, डिजिटल यस। कैमरा क्या बोलते थे हम उसको, मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा अभी तो ठीक से। वीडियो कैमरा आती थी छोटी सी, जिसमें हम वो बैटरी डालते थे और वो क्लिक करते थे फोटोज, घूमने जाते थे कहीं पे पिकनिक वगैरह पे। अब वो कैमरा चलती है? बिल्कुल नहीं चलती है। विड्रॉवल स्टेज, डिस्पोजल मतलब हमने उस प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, निकाल दिया हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, निकाल कर उसमें कुछ नया ऐड किया। मतलब अभी डीवीडी प्लेयर्स तो चल नहीं रहे, तो अब ऐसा क्या इन्वेंट करें कि डीवीडी प्लेयर्स को, अभी चिप्स बनाई जाती है, अभी पेन ड्राइव्स बनाई जाती हैं। आ रहा है समझ में सबको? अभी आप देखो ना, टीवी में ही पेन ड्राइव डाल दो, यस। और जो हम सीडीज और डीवीडीज लेते थे ना, अब वो लेने की जरूरत ही नहीं। अब तो टीवी में ही सिस्टम है ना, अपने आपके पास टीवी है, उसमें पीछे पेन ड्राइव डाल दो, जो चाहिए आप उसमें देख सकते हो। अब तो वो डीवीडी और डीवीडी प्लेयर की जरूरत ही नहीं। अब वो छोटी कैमरा, वीडियो हैंडी कैमरा की जरूरत ही नहीं, फोन में इतनी अच्छी कैमरा है आपके पास, है ना। तो इसका विड्रॉवल स्टेज आ गया। मतलब मैं ये एग्जांपल्स क्यों बता रही हूँ, सो दैट आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि हम प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं ना, उसमें मैं एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि वो स्टेज भी आता है। वाकई में वो प्रोडक्ट है ना, कंपनी से निकल जा मतलब वो निकालना पड़ता है कंपनी से, उसकी जगह पे कंपनी नहीं बंद हो जाती है, फिर कंपनी क्या करती है, उसकी जगह पे जो न्यू टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट होते हैं ना वो बनाती है। आई बात समझ में? अब पेन ड्राइव भी तो कोई बनाकर आपको दे रहा है, तो वो कंपनी तो बनाकर देती है आपको, है ना। तो जरूरी नहीं है, हाँ बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी होती है जो बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको है ना
मतलब टेक्नोलॉजी से लड़ने का या कॉम्पीट करने का ना उतना कैपेबिलिटीज नहीं होती है, उतने फंड्स नहीं होते, उतने रिसोर्सेस नहीं होते, है ना, उतने फंड्स, उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होते। अभी आपको एक्सपर्ट को हायर भी तो करना पड़ेगा, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है पुराना निकाल कर, तो नए सॉफ्टवेयर के लिए जो नया बंदा हायर करोगे, नया एक्सपर्ट, वो आपसे करोड़ों चार्ज कर रहे हैं, तो कंपनी उतना, उतनी कैपेसिटी भी तो हो कंपनी की पे करने की। कोई कोई कंपनी नहीं पे कर पाती है। अब पुराना सॉफ्टवेयर तो चल नहीं रहा है, तो कंपनी को बंद ही होना पड़ेगा ना। ठीक है, कंपनी बंद हो रही है नहीं हो रही है हम उसकी बात कर ही नहीं रहे, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही थी। बट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कितनी स्टेजेस हो सकती हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी मैं। सो इन ऑल 7 स्टेजेस में हमने ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिवाइड किया। अगर डिटेल में देखें, अगर शॉर्ट में समझे तो 4 स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है ना। अच्छा, अभी ये है ना, एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने। हाँ, डिजाइन में आप क्या क्या करते हो, जब आप डिजाइन के स्टेज में होते हो ना, तो आप क्या करते हो, तब रिसर्च करते हो कि अगर मैंने ये शैम्पू बनाना है, ठीक है, अगर मैंने ये कंडीशनर बनाना है, अगर मैंने ये फेस का मास्क बनाना है, तो पहले तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी ना, ऑलरेडी मार्केट में कितने फेस मास्क बिक रहे हैं, कितने शैम्पूज बिक रहे हैं, और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट स्टेज, मतलब डिजाइन में ही डेवलपमेंट भी, मतलब कैसे मैंने अपने प्रोडक्ट को बनाना है, डिजाइन करना है, किस प्रोसेस में डालना है उसको। टूलिंग, मतलब कौन से टूल्स, इक्विपमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें डिजाइन के प्रोसेस में, डिजाइन के जो स्टेज में होते हैं ना, हम ऐसे तरीके की कॉस्ट, खर्चे करते हैं, एक्सपेंसेस। Mute, everybody, please mute. Somebody is unmuted. Umesh, Umesh, mute. Okay. See, डिजाइन एक्सपेंसेस, जब हम डिजाइन के स्टेज में होते हैं ना, तब हम कौन से एक्सपेंसेस को इनकर करते हैं, उसके बारे में बताया। यस, नो प्रॉब्लम उमेश, अभी ध्यान रखो, ठीक है। चलो आगे देखो, डिजाइन के बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं ना, प्रोडक्ट को बना रहे होते, मैन्युफैक्चर कर रहे होते, तब कौन से खर्चे इनकर करते हो आप, मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदना, लेबर, मतलब जो आपको प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है उसको वेजेस देना, ओवरहेड्स, उस प्रोडक्ट के ऊपर और खर्चे करना, पैकिंग मटेरियल और उसका लेबलिंग, ब्रांडिंग, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे ओवरहेड्स ही तो है मेरे। एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, डेप्रिसिएशन एंड ऑल, ये सारे मेरे ओवरहेड्स होते हैं। ओवरहेड्स मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑन प्रोडक्ट। मशीन सेटअप, आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी, सेटअप करना पड़ेगा, मशीन का खर्चा करना पड़ेगा, रिपेयरिंग मशीन का, एक्सेट्रा। इन्वेंट्री, स्टॉक का खर्चा, स्टॉक को स्टोर करने का खर्चा, वेयर हाउस में, सॉरी वेयर हाउस नहीं, गोडाउन बोलते हैं उसको। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे फिनिश्ड गुड्स को रखा जाता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को भी तो आप, रॉ मटेरियल के स्टॉक को, फिनिश गुड के स्टॉक को, डब्ल्यूआईपी के स्टॉक को भी तो कहीं पे मेंटेन करोगे ना, तो उसको जहाँ पे हम मेंटेन करते हैं ना, उसको बोलते हैं गोडाउन। अगर फिनिश गुड का स्टॉक है तो वेयर हाउस, तो उसकी भी तो रेंट भरनी पड़ेगी, उसका वॉच कीपर होगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे ही प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बेचना है, कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है कि मुझे ये प्रोडक्ट इन लोगों को बेचना है। प्रोडक्शन मशीन मेंटेनेंस, ये हमने पहले किया है, कल कल किया था ना, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मशीन के ऊपर जो खर्चा होता है ना, इक्विपमेंट्स के ऊपर, ये वो खर्चा, एंड डेप्रिसिएशन, ये सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, जितनी मैंने स्टेजेस बताई ना, उस स्टेजेस में कौन कौन से खर्चे होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जब प्रोडक्ट बन गया तो बेचने के लिए आप क्या खर्चा करते हो। ऑपरेशन का मतलब जब प्रोडक्ट बन चुका है तो उसको बेचने के लिए क्या खर्चा करते हो, उसको फोर्थ फोर्थ में डाला गया ऑपरेशन। तो कौन से खर्चे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्समैन एजेंट सैलरी, और एडवर्टाइजिंग, वारंटी क्लेम्स, मतलब अभी कोई आपसे ना कोई फोन खरीद के गया, फोन की कैमरा खराब हो गई, तो वो वापस लेकर आया,
अब वारंटी के पीरियड में है, वो 1 ईयर की वारंटी दे के रखी थी आपने। वारंटी का मतलब ही यही होता है कि अगर 1 ईयर के अंदर में आपके फोन में कुछ भी खराबी हो रही है तो आप वापस लेकर आइए। माइनर रिपेयरिंग होगा तो रिपेयरिंग करके देंगे, मेजर रिपेयरिंग होगा तो फोन रिप्लेस करके देंगे। आपको पता है ना ये रूल। तो वारंटी यस क्लेम्स, मैम। हाँ, तो वारंटी क्लेम्स में सपोज अभी रिपेयरिंग का खर्चा आया तो रिपेयरिंग का खर्चा भी तो कंपनी को उठाना पड़ेगा ना, कस्टमर से थोड़ी ना आप लोगे। वारंटी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 ईयर की वारंटी मतलब 1 ईयर के अंदर आप जितना भी जितनी बार भी सेल फोन लेकर आएंगे उतनी बार हम आपको रिपेयर करके देंगे फ्री में। आए बात समझ में। तो वारंटी में क्या होता है, खर्चा कंपनी को उठाना पड़ता है, तो ये भी तो एक खर्चा है ऑपरेशन के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट, एंड ऑफ द लाइफ, जब लास्ट स्टेज आती है ना, एंड, जब ये कंपनी प्रोडक्ट देख रही होती है कि प्रोडक्ट अभी इतना नहीं चल रहा, तो इन्वायरमेंटल क्लीनअप मतलब जो जो बचे हुए हैं ना प्रोडक्ट्स, उनका नुकसान नहीं करके हम उनको इन्वायरमेंटली मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके हम उनको बेचें, डिस्पोज ऑफ करें या डीकमीशनिंग करें या उनको वापस प्रोड्यूस करके वापस उसमें से कुछ नया एटलीस्ट कुछ तो अच्छा बनाकर बेशक हम डोनेट करके आए, चैरिटेबल ट्रस्ट कर चैरिटी करके आए, डोनेट करके आए, ऐसा कुछ तो करें जो हमारी सोसाइटी को बेनिफिट हो। मतलब जब प्रोडक्ट खत्म भी हो रहा है ना तो भी हमारी सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए, वो बता रहे हैं एंड ऑफ द लाइफ में, प्रोडक्ट की एंड लाइफ। ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में ऑल कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट है ना वो सारे कैलकुलेशन में लिए जाते हैं, सारे। आप प्रोडक्ट के ऊपर बिगिनिंग से लेकर एंड तक जितने खर्चे करते हैं ना वो सारे के सारे अकाउंट में लिए जाते हैं, शुड बी टेकन इन अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब आपको नहीं तो रियल प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा ना कंपनी का, प्रोडक्ट का। तो इसीलिए मुझे सारे कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ता है। कॉस्ट रिडक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है इसमें। आपको अगर दिख रहा है कि मेरा जो टारगेट कॉस्ट था, पता है कंपनी में आपको पता है प्रोडक्ट बनाने से पहले ही कॉस्ट को डिसाइड कर लेती, क्यों? क्योंकि आपके जैसा प्रोडक्ट लाखों कंपनीज पहले से ही बेच रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, इतना महंगा है कि आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। इसीलिए कंपनीज को पहले से ही प्रोडक्ट बनाने के, बेचने नहीं, बनाने से पहले कॉस्ट को डिटरमाइन करना होता है। उसको बोलते हैं टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट मतलब पहले से टारगेट सेट किया जाता है। समझो मैं एक शैम्पू बना रही हूँ जिसका कॉस्ट होना चाहिए 150 रुपीज, 150 रुपीज, उससे ज्यादा अगर कॉस्ट हुआ ना तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। मतलब मिडिल क्लास लोअर क्लास पीपल जो है ना वो खरीदेंगे ही नहीं, सिर्फ हायर क्लास जो बहुत ज्यादा रिच लोग हैं वो खरीदेंगे, उसमें से मेरा प्रॉफिट नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे इंडिया में इतने ज्यादा नहीं है रिच लोग जितने मिडिल क्लास लोग है ना। तो मैं टारगेट कर रही हूँ ऐसे लोगों पे, मेजोरिटी पॉपुलेशन को। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन के लिए मुझे कॉस्ट तो अपनी मिनिमम मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मिनिमम कॉस्ट रखने के लिए मैंने टारगेट कॉस्ट रखा 150 रुपीज। तो अगर मैंने अपना प्रोडक्ट 150 से ऊपर बनाया, मुझे दिख रहा है मेरा 150 से ऊपर जा रहा है कॉस्ट, तो मैं प्रोडक्शन के टाइम पे ही उस कॉस्ट को मैं रिड्यूस करने की कोशिश करती हूँ। देखो लिखा हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ ना वो सब लिखा हुआ है, आप पढ़ो। अटेंशन मस्ट बी पेड टू ऑल द कॉस्ट। मतलब बिगिनिंग से लेकर एंड तक आप सारे खर्चों पे ध्यान दो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही, विल हेल्प यू टू रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरी कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही है, अगर बढ़ रही है तो आप उसको रिड्यूस करते जाइए, which will help an organization achieve its target cost। तो आपको इस मदद मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है कि हम अपने टारगेट कॉस्ट तक रहें, अचीव करें उसको, उसके ऊपर ना चले जाएं। कॉस्ट अगर टारगेट से ऊपर चली गई तो लॉसेस कन्वर्ट हो सकते हैं हमारी कंपनी में, मतलब लॉसेस में कंपनी जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो वो चीज नहीं हो इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। नाम ही देखो ना कैसा है, लाइफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC कॉस्टिंग। प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है, हर हर साइकिल में हर स्टेज में उसकी कॉस्टिंग चेक करते रहना, हर स्टेज पर। नेक्स्ट, सेवरल कॉस्ट। सेवरल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैनी मैनी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट
दैट आर लिंक्ड टू अ प्रोडक्ट। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट से लिंक्ड होते हैं, हमको पता भी नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल बताएंगे कोई? एग्जाम्पल बताओ। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा तो उसकी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करते हो ना आप। मशीन मशीन जब आप खरीदते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मशीन का इंस्टॉलेशन खर्चा, मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का रिपेयर। अब आप बोलोगे ये प्रोडक्ट का खर्चा थोड़ी, ये तो मशीन का है। पर बना तो हम उसके प्रोडक्ट रहे, प्रोडक्ट की वजह से मशीन खरीदी है ना। तो ये तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो उन कॉस्ट को बोला गया सेवरल। मेन अटेंशन किस पे डाला जाता है? डिजाइन। ठीक है, डिजाइन में आप कौन से खर्चे रिड्यूस कर सकते हो? डिजाइन, जब आप प्रोडक्ट को बना रहे हो, आप जब प्रोडक्ट को बना रहे हो तब कौन से खर्चे, फ्यूचर फ्यूचर के कौन से खर्चे रिड्यूस कर सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फिर से मैन्युफैक्चरिंग ना करनी पड़े, डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, है ना। आप यही कोशिश करोगे ना कि जो मैं बना रही हूँ इतना अच्छे से वो प्रोडक्ट की डिजाइन बनाऊं, मैं इतना अच्छे से उसको प्रोसेस करूं, सो दैट मुझे उसके ऊपर कोई डिफेक्ट मिले ही ना, कोई रीवर्क करने का काम ना हो। तो फिर से मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी नहीं होगा, तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, वारंटी कॉस्ट कम हो जाएगा अगर मैंने डिफेक्ट नहीं निकाला प्रोडक्ट के ऊपर। वारंटी कॉस्ट कम हो जाएगा ना, फ्यूचर में जो वारंटी पीरियड आपको मैंने 1 ईयर का दिया है, उसमें कस्टमर को 1 ईयर तक कुछ भी कंप्लेन नहीं होगी, तो मेरा खर्चा कम, अपने आप कम। इज इट क्लियर? यस मैम। यस यस आगे मैम। बढ़ रहे हैं। यस मेन मैम। अटेंशन, हाँ, अब मेन अटेंशन ट्रेनिंग एरिया को दो। ट्रेनिंग, जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना लोगों को, लेबर को, एम्प्लॉयज को, मैनेजर्स को, जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना कि मेरा प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे है, कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, मार्केटिंग, सेल्समैन को मैं ट्रेनिंग देती हूँ कि कैसे मार्केटिंग करनी है, एक्सेट्रा। हर एक स्टेज पे हर एक एम्प्लॉय को मैंने ट्रेनिंग देनी होती है। अब ट्रेनिंग देने के टाइम पे मैंने अटेंशन क्या देना है, कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करना है? मशीन मेंटेनेंस, मतलब ऐसे ट्रेनिंग देनी है मुझे, मुझे उनको क्या समझाना है कि मशीन को ऐसे चलाना है, इस टाइम पे बंद करना है, इस टाइम पे चलाना है, और प्रोडक्शन इतनी इतनी होनी चाहिए, इतने इतने टाइम में इतनी प्रोडक्शन खत्म होनी चाहिए। अपने आप जो फ्यूचर के खर्चे हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, मशीनरी रिपेयरिंग भी कम हो जाएगी, मशीनरी के खर्चे भी कम हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, मोर अटेंशन टू लास्ट, देखो वेस्ट डिस्पोजल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तब हमारा ना बहुत वेस्ट निकलता है। वेस्ट मतलब प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सही से नहीं बना या मशीन के अंदर ही टूट गया, खराब हो गया, डिस्पोज हो गया, तो उसको बोलते हैं वेस्ट। तो जब वेस्ट होता है ना, तो उससे मैं एंड ऑफ द लाइफ कॉस्ट के टाइम पे रिकवर कर सकती हूँ। उस खर्चे को मैं रिड्यूस कैसे कर सकती हूँ? वेस्ट को स्क्रैप में बेचकर। जब हमारे पास बहुत सारे रीयूज। से, हाँ, उसको रीयूज करके किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से उसको रीमैन्युफैक्चरिंग करके, या फिर अपनी अपनी लोगों को, लेबरर्स को, जो जो इतने मतलब खरीदने की कैपेसिटी में नहीं होते मार्केट प्राइस पे, उनको सस्ते में बेचकर या फिर स्क्रैप वैल्यू पे बेचकर, ऐसा हम लोग उसको अपने खर्चों को रिड्यूस कर सकते हैं। एनीवेज वेस्ट है ना वो, मेरे लिए तो पूरा का पूरा नुकसान ही है ना। तो पूरा नुकसान हो, इससे तो थोड़ा रिकवर हो जाए। देखो, अब आपने बुक्स खरीदे, ठीक है, बुक्स खरीदने के पीछे आपका खर्चा हुआ 5,000 रुपये। अब आप ईयर एंड हो जाते हैं, तो अभी आप बुक्स तो काम की नहीं होते, तो आप बेच देते हैं, है ना। बेचने से आपको 2,000 मिल हाँ गए, तो सेकेंड हैंड आप तो, में। हाँ, सेकंड हैंड में, तो आपको 2,000 मिल गए, तो आप तो सोचोगे ना मेरे लिए कुछ तो नुकसान कम हुआ। 5,000 मेरा लॉस हो रहा था ना, वैसे मैं अगर बुक्स रख देती अपने पास यस तो वेस्ट होते ना। तो उस वेस्ट को भी आप यस स्क्रैप वैल्यू पे एंड लाइफ में, उसकी एंड होने से पहले ही आप उसको कैसे ना कैसे करके उसके खर्चों को रिड्यूस करते हो, अपने खर्चों को। तो कैसे रिड्यूस करते हो आप? स्क्रैप वैल्यू पे बेचकर, सस्ते में बेचकर, या कैसे भी यूटिलाइज करते हो, किसी को फ्री में देकर, यूटिलाइज तो हो रहे हैं ना, तो आपके फ्यूचर खर्चे तो कम हो रहे हैं ना। यस मैम। समझ में? ठीक है ना। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ कॉस्टिंग, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट था, अभी है और भी है, कमिटेड कॉस्ट भी है, बताती हूँ क्या होता है। फर्स्ट था ऑल कॉस्ट, सेकंड था कॉस्ट रिडक्शन, थर्ड था सेवरल कॉस्ट, फोर्थ है कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, कमिटेड।
अब कमिटेड वर्ड हम कैसे यूज करते हैं? मैंने कमिट कर दिया कि मैं इस दिन पे ये वाला लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, तो मैंने कमिट कर दिया ना, मतलब ये होना ही है, ये तो होना ही है, ठीक है। तो कॉस्ट दैट आर कमिटेड एंड इनकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होते हैं कमिटेड कॉस्ट दैट आर कमिटेड ऑलरेडी इनकर्ड, एक प्रोडक्ट के ऊपर जो मैं कॉस्ट इनकर कर चुकी हूँ पास्ट में, उसको बोलते हैं कमिटेड कॉस्ट। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? मैम एग्जाम्पल दो ना, नहीं समझ रहे हैं। देखो एग्जाम्पल ले लो आप, पहले सारे म्यूट करो। साक्षी बेटा म्यूट, साक्षी। देखिए कमिटेड कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो। अब एग्जाम्पल ले लो, आपका प्रोडक्ट बन रहा है, समझो क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट है रेमंड की फैक्ट्री ले लो, रेमंड, सुना है रेमंड? ओके। रेमंड शोरूम यस पता है? यस मैम। ठीक है। यस। अभी रेमंड शोरूम है ना, आपको पता होगा रेमंड ना मार्केटिंग भी खुद ही करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करता है, बेचता भी खुद ही है, और एडवर्टाइजमेंट भी खुद ही करता है। आपको पता है ये बात? हाँ मैम, आपने बताया था एक बार। हाँ ये बताया था मैंने पहले शायद। ठीक है, अब रेमंड, हाँ। अब ये जो रेमंड की फैक्ट्री है ना, जहाँ पे ये टी शर्ट शर्ट्स बनती है ना, ट्राउजर्स ये सब बनते हैं, अज्यूम करो हम्म। फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल के ऊपर 20,000 का खर्चा किया, ठीक है, मैं ये 10 दिन की बात बता रही हूँ, दस ओके। दिन के लिए हम्म। एक ऑर्डर आया आपके पास, जो 10 दिन के बाद आपको ये टी शर्ट्स और शर्ट्स अपने कस्टमर के ऑफिस तक पहुंचाने हैं, ठीक है, तो 10 दिन में मुझे ओके। ऑर्डर रेडी हाँ। करना है, ठीक है ना? हाँ। तो रॉ मटेरियल खरीदा 10, उसके लिए 20,000 भरा, रॉ मटेरियल के बाद आपने रॉ मटेरियल सारा का सारा क्या बोलते हैं फैक्ट्री में लाया, और फैक्ट्री में लाने के बाद लेबरर को दे दिया कि इसमें से मुझे ऐसे ऐसे पैटर्न में शर्ट बनाकर देनी है आपको, और उसके ऊपर ऐसी ऐसी हम्म। एम्ब्रॉयडरी करनी है, ऐसे ऐसे बटन्स लगाने हैं, और ऐसे ऐसे शेप नहीं है, यहाँ यहाँ पॉकेट बनाना है, ठीक है, आपने सारा कुछ बता दिया उनको। अब वो बना रहे बना रहे बना रहे, अब उसमें से कुछ शर्ट्स आधी बनी हुई है, कुछ शर्ट्स आधी नहीं बनी हुई है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप चेक करने जा रहे हो कि मेरा जो ऑर्डर है 5 दिन के बाद जो मुझे कस्टमर तक पहुंचाना है वो कितना रेडी हुआ, तो आधा रेडी हुआ है, आधा रेडी नहीं हुआ है। मतलब एग्जाम्पल ले लो, शर्ट है ना, उसपे बटन्स नहीं लगे हैं, एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई है, पॉकेट नहीं बना है, लेकिन स्टिच हो गई है, आया समझ में? स्टिच हो गई है। यस यस। अब आप मुझे बताओ, रॉ मटेरियल खरीदा उसका खर्चा, लेबरर को वेजेस पे करनी पड़ेंगी उसका खर्चा, चलो लेबरर को वेजेस हाँ। में पे करूंगी 10,000, तो 20,000 का रॉ हम्म। मटेरियल, 10,000 की वेजेस, प्लस रॉ मटेरियल 20,000। स्टिच हो चुका है आधा, तो आधे का खर्चा मतलब पकड़ो 5,000 रुपये। अभी थर्टी एम्ब्रॉयडरी फाइव नहीं थाउजेंड हुई है, अभी उसके ऊपर फिनिशिंग नहीं हुई है, बटन्स नहीं लगे हैं, अभी और 5 6 7 हजार 7 8 हजार खर्चा होना है, एग्जाम्पल। तो हाँ। जितना हाँ। खर्चा उस प्रोडक्ट पे हो चुका है, उस प्रोडक्ट को जो जितना खर्चा हो चुका है ना, उसको बोलते हैं कमिटेड कॉस्ट, मतलब 20 + 10 + 5 मतलब 35,000 एक प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब सॉरी, जो जो ऑर्डर है, जो लॉट में ऑर्डर बन रहा है, उसके ऊपर 35,000 का खर्चा हो चुका है। अभी तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्या जब प्रोडक्ट बन रहा था तब मशीन यूज नहीं हो रही थी? हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी, हो रही थी। तो मशीन का हॉर्स पावर पावर यूज हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा था। अच्छा मशीन का हम्म। गैस, गैस भी तो यूज होता है, गैस भरनी पड़ती है ना मशीन में बार बार, जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरना पड़ता है। हाँ हाँ। हाँ, हॉर्स पावर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्या यूज नहीं होता है? इन सब के खर्चे मुझे ऐड करने फ्यूल। पड़ते हैं, ये सब खर्चे हो चुके हैं, जो हो चुके हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं कमिटेड कॉस्ट। अच्छा आप प्रोडक्ट रेडी हो गया, चलो अब मान लो आप प्रोडक्ट रेडी हो गया, लेकिन प्रोडक्ट रेडी होने के बाद भी खर्चे होते हैं, जैसे उसको बेचने का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, अभी डिलीवरी वो नहीं हुआ, चार्जेस। हाँ डिलीवरी चार्जेस, जब आप बेच रहे हो, जब बाय रोड प्रोडक्ट जा रहा है, तो बाय रोड जब प्रोडक्ट जाता है तो उसका भी तो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। चार्जेस, हाँ फ्रेट चार्जेस, हाँ। रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। चार्जेस भरने पड़ते हैं कि नहीं हम्म। भरने पड़ते हैं? यस यस। बेचने के बाद भी खर्चे होते हैं, हम्म। बेचने के बाद भी, अच्छा बेच दिया, अभी चलो कस्टमर तक पहुंच गया, उसके बाद भी खर्चे हो सकते हैं,
जब वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला तो वापस आएगा, वापस आएगा, वापस रीमैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग। तो एक प्रोडक्ट के ऊपर आप पास्ट में जाकर चेक करो, जितना खर्चा हो चुका है उसको बोलते हैं कमिटेड। अब ओके। क्लियर हुआ एग्जांपल से? यस मैम। ये डायग्राम इतना रेफर करने की आपको नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। ये स्टेजेस बताइए, ये डिजाइन स्टेज होता है जो बिगिनिंग स्टेज होता है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टेज होता है, इसी में ऑपरेशन स्टेज होता है जब आप बेच रहे होते हो प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट बेचने के बाद होता है आपका एंड ऑफ द लाइफ, मतलब आपका प्रोडक्ट खत्म, डिक्लाइन होने का स्टेज। तो कॉस्ट कमिटेड वाली कौन सी स्टेज होती है? जो मैन्युफैक्चरिंग से पहले, मतलब आप कितना खर्चा प्रोडक्ट के ऊपर पहले से ही कर चुके हो, पहले, ये देखो ना पहले आ रही, ये इस लाइन से ना पहले जितना भी ये वाला खर्चा ना, ये कर्व दिख रहा है आपको ये, सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू हाईलाइट बिकॉज ये पीडीएफ कॉपी है, इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊंगी, मैं कर्सर के थ्रू दिखा दिख रहा है सकती हूँ। मैम, दिख हाँ, रहा है, हाँ हाँ। हाँ, ये कर्सर वाली एरिया को देखो, ये कमिटेड कॉस्ट होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से पहले आप प्रोडक्ट के ऊपर पहले से ओके। ही कितना खर्चा कर चुके हो। हाँ, जैसे रिसर्च करने के ऊपर खर्चा, या फिर जब जब आप जानकारी निकाल रहे थे कि कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी